जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु विद स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो भैया आज हम पढ़ते हैं 1 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक करंट अफेयर के बारे में और उसके जितने भी न्यूज़ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो कवर करते हैं। फिर उसके बाद में आपको 10 नंबर की टेस्ट सीरीज मिलेगी, फिर वो देखते हैं। तो भैया स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भैया फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता। तो भैया इस बार 2022 का खिताब फीफा अंडर 17 का खिताब स्पेन महिला विश्व कप 2022 ने जीता है। अब इसके बारे में देखते हैं। तो भैया स्पेन ने नवी मुंबई BY पाटिल स्टेडियम में फाइनल में कोलंबिया को हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। स्पेन ने यह खिताब दूसरी बार जीता है। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने भी यह 2 बार यह खिताब जीता हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 7वां फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में पहली बार 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 तक फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी की। 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक भारत ने महिला फीफा अंडर कप 2022 की मेज़बानी की थी। भुवनेश्वर उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम, मडगांव गोवा और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नवी मुंबई महाराष्ट्र DY पाटिल स्टेडियम में आयोजित चैंपियनशिप में भारतीय टीम सहित 16 टीमों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मोरवी शहर में पुल गिरने से 134 लोगों से भी अधिक लोगों की मौत हो गई। तो भैया ये ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन है हमारा राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और गुजरात। तो भैया ये जो मोरबी शहर है वहाँ जो पुल गिरने से 134 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई वो गुजरात में है। अब इसके बारे में देखते हैं। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक केबल पुल के गिरने से हादसे में अब तक 134 लोगों से भी अधिक की मौत हो चुकी। यह पुल एक केबल सस्पेंशन ब्रिज था जो लकड़ी का बना हुआ था। पुल भैया किस नदी पे स्थित है? ये तो भैया पुल माछू नदी पे स्थित है। मोरबी का केबल सस्पेंशन ब्रिज कब बना, इसका शुरू किया गया था? तो 20 फरवरी 1889 में इसका शुरू किया गया था। गुजरात सरकार ने जांच के आदेश भी दिए हैं। ओरबा कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी FIR यानी दर्ज की गई है जो पुल के रखरखाव के लिए जिम्मेदारी थी। माछू नदी गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के चोटीला तालुके गांव खोखरा के पास जसदान के मदला पहाड़ियों से निकलती है। आगे देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए शिक्षा मंत्रालय में AIFF के अलावा किसके साथ समझौता किया है? तो भैया समझौता किसके साथ में किया? फीफा के साथ में समझौता किया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से मुंबई में भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल के पहल के लिए फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के साथ मऊ पर हस्ताक्षर किया है। फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के बारे में जान लेते हैं। फीफा द्वारा 2018 में $100 मिलियन के बजट के साथ फुटबॉल फॉर स्कूल पहल शुरू की गई। इस पहल का लक्ष्य दुनिया भर में सभी जनजाति समुदायों तक पहुंचने पर विशेष जोर देते हुए दुनिया भर में 700 मिलियन से अधिक बच्चों तक पहुंचना है। चुने हुए बच्चों में 50% बच्चे लड़कियां होंगी यानी बालिकाएं होंगी। इस पहल का उद्देश्य है बच्चों को न केवल फुटबॉल के बारे में बल्कि विभिन्न विषयों के शिक्षित करना, उन्हें अपने देश के लिए बेहतर नागरिक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कोल्हापुर, पुणे, नागपुर व मुंबई। तो भैया पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया जाएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में के पास
राजनांदगांव चरण में पहले इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर की मंजूरी दे दी गई है। 492.85 करोड़ रुपए की ग्रीनफील्ड परियोजना को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम और राज्य सरकार के राजकीय औद्योगिक एजेंसी द्वारा विकसित किया जाएगा। महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानकारी रख लेते हैं भैया, इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। राजधानी मुंबई है। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 1 मई को हुई थी। लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 19 हैं और विधानसभा 128 हैं। मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और लोक नृत्य क्या है? लावणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकर मुथुस्वामी ने BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2022 में कौन सा मेडल जीता? ऑप्शन है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या इनमें से कोई नहीं। तो भैया इन्होंने शंकर मुथुस्वामी ने इस बार भैया सिल्वर मेडल जीता है। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। एस शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम को 22वीं विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है। 22वीं BFW वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 17 से 30 अक्टूबर 2022 तक स्पेन में आयोजित की गई थी। 19 साल की कम उम्र के खिलाड़ी टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। जब यह इसमें होता है तो टूर्नामेंट में 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। BWF के बारे में जान लेते हैं। यह विश्व के बैडमिंटन का एक इंटरनेशनल बॉडी है, गेमिंग बॉडी है। इसे 1934 में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में 2006 में इसे विश्व बैडमिंटन महासंघ में बदल दिया गया। वर्तमान में भैया इसमें कितने सदस्य हैं? वर्तमान में इसमें 176 सदस्य हैं। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कुआलापुरम मलेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UGC के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने किस दिन को भारतीय भाषा दिवस मनाने के लिए कहा है? तो भैया किस दिन को भारतीय भाषा दिवस मनाने के लिए कहा है? तो 11 दिसंबर को UGC विश्वविद्यालय और कॉलेजों ने 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने के लिए कहा है। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। UGC ने भारत के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को हर साल 11 दिसंबर को भाषा उद्भव बनाने व भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने के लिए भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है। सुब्रमण्यम भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 में हुआ था। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा पास के ही KK विश्वविद्यालय में शुरू हुई। KK विद्यालय में एक शुरू हुई थी। वो एक बहुत बुद्धिमान बालक थे। उनकी तेज बुद्धि के कारण वहाँ के जो राजा थे उन्हें भारती की उपाधि दी और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अब इसके बारे में भैया और देखते हैं। कवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस को भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाने के लिए कहा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। उद्घाटन कब हुआ? तो भैया इसका उद्घाटन हुआ था 28 दिसंबर 1953 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर M जगदीश कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बनी? तो भैया G20 शिखर सम्मेलन सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बनी है? तो M अमृतानंद माई बनी हुई हैं। हमारा C ऑप्शन करेक्ट है। अब इनके बारे में जान लेते हैं कुछ फैक्ट।
G20 शिखर सम्मेलन के लिए सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में एम अमृतानंद माई बनी हुई हैं। केंद्र सरकार ने आध्यात्मिक नेता माता अमृतानंदमयी देवी को भारत के नागरिक के G20 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, जो G20 नेता के लिए गैर सरकारी व गैर व्यावसायिक आवाज़ों को सम्मान के लिए एक मंच है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 का अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 की स्थापना कब हुई? तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होमे जहांगीर भाभा की 113वीं जयंती पर कब मनाई गई? तो भैया कब मनाई गई? ऑप्शन है 23 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 28 अक्टूबर और 31 अक्टूबर। तो भैया 30 अक्टूबर को होमी जहांगीर भाभा की 113वीं जयंती मनाई गई। भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी होमी जहांगीर भाभा की 113वीं जयंती मनाई गई। होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 में बॉम्बे फ्रीडेसी, ब्रिटिश भारत, अब जो मुंबई महाराष्ट्र भारत में, वहाँ हुआ था। 24 जनवरी 1966 को होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हो गई थी, जब वह एक एयर इंडिया के उड़ान में 101 मोड ब्लॉक के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। होमी जहांगीर भाभा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में भौतिकी संस्थापक, निर्देशक और प्रोफेसर थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 24 जनवरी 1966 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 2 हेलीपैड लॉन्च किए हैं? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में 2 हेलीपैड लॉन्च किए हैं? लद्दाख में लॉन्च किए हैं। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 75 नई परियोजनाओं की शुरुआत की है। इसमें 2 हेलीकॉप्टर को वर्चुअल लॉन्च किया है, एक हेनले में और दूसरा एक पूर्वी लद्दाख के थाकुंग में शामिल है। इन हेलीपैड का उद्देश्य क्षेत्र है भारतीय वायुसेना का परिचालन क्षमताओं को बढ़ावा देना, यानी भारतीय वायुसेना को आने जाने में कोई प्रॉब्लम न, इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये 2 हेलीपैडों को लद्दाख में लॉन्च किया गया है। लूला डा सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो भैया ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? ब्राज़ील के। लूला डा सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हुए। इसके बारे में देखते हैं। वर्कर पार्टी के लूला डा सिल्वा ने मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराकर ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में लूला डा सिल्वा का यह तीसरा कार्यकाल है। 1 जनवरी 2023 को 1 और 4 साल के कार्यकाल के लिए नए राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। रन ऑफ इलेक्शन क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। ब्राज़ील के संविधान के तहत एक उम्मीदवार को मतदान के आधे से अधिक वोट हासिल करने होते हैं। यदि कोई भी उम्मीदवार आवश्यक वोट हासिल नहीं करता है तो मतदान का एक और दौर होता है, जिसे रन ऑफ इलेक्शन कहा जाता है। 2 अक्टूबर 2022 को हुए पहले दौर के मतदान में न तो लूला डा सिल्वा और न बोल्सोनारो को आवश्यक वोट मिले, इसीलिए रन ऑफ इलेक्शन 30 अक्टूबर को आयोजित किया गया, जहां लूला डा सिल्वा को पूर्ण बहुमत मिला और ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए।
ब्राज़ील के बारे में देख लेते हैं। यह रूस, कनाडा, चीन और संयुक्त अमेरिका के बाद में क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश है। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के लगभग आधे हिस्से को कवर करता है। अमेज़न वर्षा, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा यानी ऑक्सीजन माना जाता है, का 60% ब्राज़ील में ही स्थित है। राजधानी क्या है? ब्रासिलिया है। मुद्रा क्या है? ब्रासिलियाई रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को किसने लॉन्च किया है? तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आरबीआई ने लॉन्च किया है। आरबीआई ने 1 नवंबर 2022 को देश के पहले डिजिटल करेंसी ई रुपया को लॉन्च किया है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जारी की गई है। इसके लिए एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटका महिंद्रा बैंक, यस बैंक और आईडीएफ बैंक व एचएसबीसी बैंकों को चुना गया है। यानी इतनी बैंकों को अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है। जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए इतनी बैंकों को चुना गया है। डिजिटल करेंसी होती क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। डिजिटल करेंसी दरअसल वित्तीय लेन देन का एक जरिया है। बिल्कुल भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर के समान होता है। अतः अंतर इतना होता है कि यह आभासी होता है, दिखाई नहीं देती है, न ही आप इसे छू सकते हैं। इसीलिए इसे डिजिटल करेंसी कहा जाता है। डिजिटल करेंसी दो तरह की है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल ये क्या है? इसका इस्तेमाल बड़े वित्तीय संस्थान, जिसमें बैंक, बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां व दूसरे बड़े सौदे करने के लिए संस्थान करेंगे। 1 नवंबर को शुरू होने वाली डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल है। अब यह डिजिटल करेंसी रिटेल, सेंट्रल डिजिटल करेंसी रिटेल क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका इस्तेमाल रोज़मर्रा के लेन देन के लिए किया जाता है। डिजिटल करेंसी के फ़ायदे क्या हैं? यह एक वाउचर है जिसमें हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, यानी केवल इसका इस्तेमाल कर सकेंगे जिसके लिए यह जारी की गई है। यानी इसका इस्तेमाल वही कर सकेंगे जिसके लिए यह जारी की गई। जारी होने के बाद में इसका इस्तेमाल एक ही बार किया जा सकता है। यह आम मुद्रा की तरह होती है, लेकिन यह डिजिटल फॉर्मेट में होती है, जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं। इंटरबैंक सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसमें डिजिटल पेमेंट सिस्टम की तुलना में लेन देन ज़्यादा रियलिटी टाइम से कम लागत में होगा। नोट छापने में लगभग लागत में कमी आएगी। आरबीआई के अनुसार 100 रुपये के नोट छापने में 15 से 17 रुपये की लागत आती है। डिजिटल करेंसी होने से सरकार को इतनी का नुकसान कम होगा। डिजिटल करेंसी ऑनलाइन वॉलेट में रखा जा सकता है। मानगढ़ धाम किस राज्य में स्थित है जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो मानगढ़ धाम राजस्थान में स्थित है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर 2022 को राजस्थान के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम को गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अब यह मानगढ़ धाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। यह 1913 में ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों के लिए यह एक स्मारक है, जो गुजरात और राजस्थान सीमा पर स्थित है, जो एक बड़ी जनजाति आबादी वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1913 में मानगढ़ में ब्रिटिश राज के खिलाफ आदिवासियों व वनवासियों
की सभा का नेतृत्व समाज सुधारक गोविंद गुरु द्वारा किया गया था। इस नरसंहार को आदिवासी जलियांवाला भी कहा जाता है। जब ये 1500 आदिवासियों का नरसंहार हुआ था ना, उसे आदिवासी जलियांवाला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीनवुड ऊधव उत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो भैया यह ऊधव उत्सव 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश में किस शहर में किया गया? ग्वालियर में भैया इसका किया गया था। ऊधव उत्सव 2022 5 दिन के अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत समारोह होता है। यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुरू हुआ है। भारत के ताइवान के राजदूत वाशुआन गैर मेगा इन्वेंट में इसका उद्घाटन किया था। इसमें भैया कौन कौन से देश भाग लेते हैं? तो ताइवान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और श्रीलंका के 350 कलाकारों के सहित साथ साथ 1000 से भी अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। यानी 350 कलाकारों के साथ साथ 150 यानी 1000 से भी अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैक्टियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो भैया ये लॉन्च किया है, चाइना ने लॉन्च किया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के अंतिम मॉड्यूल मैक्टियन को 31 अक्टूबर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। चीन ने हाल ही में निर्माणाधीन अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैक्टियन नामक एक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। दूसरा लैब घटक लॉन्ग 5 मार्च 5V-Y4 द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मार्च 5V-Y4 द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उपयोग ग्रेविटी का अध्ययन करने व द्रव्य भौतिकी, सामग्री विज्ञान, दहन विज्ञान व मौलिक भौतिकी के प्रयोग में किया जाएगा। मैक्टियन मॉड्यूल क्या है? मैक्टियन मॉड्यूल को चीन के वेंचुनांग लॉन्च सेंटर से लॉन्च की मार्च 5V-Y4 द्वारा कैरियर रॉकेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यह तीसरा व अंतिम मॉड्यूल है। यह चीनी अंतरिक्ष स्टेशन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कई अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है। इस मॉड्यूल को लगभग 10 साल या उससे अधिक समय तक चालू रहने की उम्मीद है। यानी जो भी ये मैक्टियन जो लॉन्च किया गया है ना, इसे 10 साल या उससे अधिक चालू रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत स्वीडन के बीच नवाचार दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो भैया यह भारत और स्वीडन के बीच में नवा संस्करण मनाया गया है। भारत स्वीडन नवाचार दिवस का भैया यह नवा संस्करण था। राजनीतिक सहयोग के उद्देश्य से तेजी से नवाचार के माध्यम में समृद्धि को बढ़ावा देना व जलवायु परिवर्तन व सतत विकास सहित वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना, यानी इसका मेन उदाहरण था। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी, सुरक्षित परिवहन, सततीय शहरी विकास, जीवन ऊर्जा, पर्यावरण और स्वास्थ्य के मुद्दों को छूने के उद्देश्य से यह भैया आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, 2022 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के द्वारा दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया यानी शुरू हुआ? तो भैया यह आयोजन कहाँ शुरू हुआ था? तो ये आयोजन भैया नई दिल्ली में शुरू हुआ था। और इसका भैया यानी किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसमें जो इस सम्मेलन को भैया संबोधित किए थे, राजनाथ सिंह ने संबोधित किया था। 2022 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण 1 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में शुरू हुआ। यह 4 दिन का सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जान लेते हैं। सम्मेलन के दौरान मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण व प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। वे भविष्य में महत्वपूर्ण गतिविधियों व पहलों के लिए इस योजनाओं का विचार विमर्श करेंगे।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भैया कौन है इस समय? तो जनरल अनिल चौहान है। इससे पहले कौन थे? तो जनरल विपिन रावत थे। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? वी आर चौधरी हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं और भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल की स्थापना दिवस भैया कब मनाया गई? तो इसकी स्थापना दिवस भैया, इन सारे राज्यों की स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। 1 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था, छत्तीसगढ़। पंजाब और हरियाणा के स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। अब भैया सारे राज्यों को अलग अलग कुछ फैक्ट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी क्या है? भोपाल है। इसकी स्थापना दिवस भैया कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना दिवस हुई थी। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ला थे। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है, जिसे एक दूसरे नाम से जाना जाता है, मामा नाम से। वर्तमान समय में वहाँ के राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश के तो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। नेक्स्ट भैया देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो रायपुर है। स्थापना दिवस भैया 1 नवंबर 2000 है। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो अजीत प्रमोद कुमार जोगी थे। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल हैं। वर्तमान समय के राज्यपाल कौन है? तो अनसुईया उइके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भैया क्वेश्चन आंध्र प्रदेश देखते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में जान देखते हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना भैया 1 नवंबर 1956 में हुई। इसकी राजधानी क्या है? अमरावती है। पहले मुख्यमंत्री कौन है? नीलम संजीव रेड्डी हैं। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? तो जगमोहन रेड्डी हैं। वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन है। नेक्स्ट देखते हैं भैया। नेक्स्ट राज्य के बारे, कर्नाटक के बारे में देखते हैं। राजधानी बेंगलुरु है। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 में है। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो केसी रेड्डी थे। वर्तमान समय में कौन है? तो बसवराज बोम्मई हैं। वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? तो भैया वर्तमान समय में राज्यपाल हैं थारो चंद्र गहलोत हैं। नेक्स्ट राज्य के बारे में देखते हैं, केरल राज्य के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन है। वर्तमान समय में राज्यपाल भैया कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान समय में केरल के राज्यपाल हैं। पंजाब के बारे, राज्य के बारे में देख लेते हैं कुछ फैक्ट। तो राजधानी चंडीगढ़ है। ऊपर स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966 है। पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो गोपी चंद्र गारवा हैं। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में भैया मुख्यमंत्री हैं भगवत मान है। वर्तमान समय में पंजाब के मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट राज्य के बारे में देख लेते हैं, हरियाणा राज्य के बारे में। स्थापना दिवस भैया 1 नवंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी चंडीगढ़ है। पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो भागवत दयाल शर्मा हैं। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। वर्तमान समय में भैया हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो बंडरू दत्तात्रेय हैं। बंडरू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल हैं। तो भैया अब हमारा स्टार्ट होता है, डेली रिवीजन टेस्ट शुरू होता है। इसमें आपको 10 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। वो सारे क्वेश्चन के जवाब आपको देने होंगे। तो भैया शंकर मुथुस्वामी को BWF वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप 2022 में कौन सा मेडल जीता? ऑप्शन है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या इनमें में से कोई सा नहीं। तो भैया कौन सा होगा? सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट देखते हैं भैया। तो नेक्स्ट है प्रतिवर्ष केरल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया प्रतिवर्ष
केरल स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को आधुनिक केरल बनाया गया। प्रतिवर्ष 1 नवंबर को केरल के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। केरल राज्य भारत का दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है। केरल राज्य को गॉड ऑन कंट्री नाम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो भैया, बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले T20 श्रृंखला के लिए किसको भारत की कप्तानी सौंपी है? तो भैया इस बार बीसीसीआई में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 श्रृंखला में किसको कप्तानी सौंपी है? तो हार्दिक पांड्या को सौंपी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले T20 श्रृंखला में भारतीय कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या को भारत की कप्तानी सौंपी है। नेक्स्ट देखते हैं भैया, किस देश में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप जीता है? तो भैया किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। स्पेन ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 कप जीत फाइनल मैच में पहली बार पहुंची कोलंबिया को स्पेन ने हराकर जीत हासिल की है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी को हाल ही में देश के सबसे सतत तेल व गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली? तो बीपीसीएल को भैया मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, हाल ही में किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है? तो ऑप्शन कौन है? अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, और ऑप्शन सी ब्रिटेन, और ऑप्शन डी है भैया फ्रांस। तो अमेरिका ने नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। क्वेश्चन देखते हैं भैया, कौन से राज्य सरकार ने हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने की समिति का गठन किया है? तो भैया कौन से राज्य ने किया है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो किस राज्य ने किया भैया? गुजरात राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू करने की समिति का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ दूसरे राष्ट्रीय मंडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है दिल्ली, पुरी, छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश। तो भैया ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। पुरी में धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल उद्घाटन भैया पुरी में किया है। नेक्स्ट देखते हैं भैया, भारत में 100% सौर ऊर्जा से संचालित पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ऑप्शन क्या है? लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर या दीव। तो भैया ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, दीव है। यानी इसका पूरा फुल फॉर्म है दमन एवं दीव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 28 अक्टूबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक सारस खाद्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो भैया कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।